इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है डॉक्टर फ़ोन ट्रांसफ़र ने, जिसकी मदद से आप अपना एंड्रॉयड का सारा डेटा आईफ़ोन पे, आईफ़ोन का सारा डेटा एंड्रॉयड पे, आईफ़ोन से आईफ़ोन और एंड्रॉयड से एंड्रॉयड सारा डेटा एक क्लिक की मदद से ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये एक पीसी एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करना है अपने पीसी में आपको। वहाँ पे दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, डेटा टाइप सेलेक्ट करना है, स्टार्ट ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है और एक डिवाइस का सारा डेटा दूसरे डिवाइस पे सीमलेसली ट्रांसफ़र हो जाएगा। डॉक्टर फ़ोन ट्रांसफ़र का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक कीजिए, इसको डाउनलोड कीजिए और चेकआउट ज़रूर कीजिए। डॉक्टर फ़ोन की तरफ से ये है 20% डिस्काउंट का कूपन कोड, इसको इस्तेमाल कीजिए और पाइए डॉक्टर फ़ोन के ऊपर 20% का फ्लैट डिस्काउंट। वीडियो के स्टार्टिंग में आपको डॉक्टर फ़ोन के बारे में बताया था, इस कूपन कोड को इस्तेमाल करके उस पर पाइए 20% का फ्लैट डिस्काउंट। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज का हमारा संडे Q&A, जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाए तो I'm रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन आज बैठकर मैंने सबके क्वेश्चन के आंसर जो है वो मैन्युअली दिया है, वहीं पे जो है कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करने की कोशिश की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने जो है क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे। और जिन लोगों को नहीं पता है, बहुत लोग नए जुड़े हैं, तो उनको बता दूं कि मैं जो है इसी वीडियो के नीचे का जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें से कमेंट्स पिक करता हूँ, उसमें से क्वेश्चन पिक करता हूँ। अगर आपका जो क्वेश्चन है वो यूजफुल रहेगा सबके लिए, तो सबके लिए जो है यहाँ पे Q&A में उसको फीचर करेंगे। और अगर इतना यूजफुल नहीं रहेगा तो वहीं पे आपको जो है रिप्लाई दे दिया जाएगा, ताकि आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। दोस्तों, अब यहाँ पे जो है हमारा संडे Q&A शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही आजकल का जो टाइम चल रहा है, यहाँ पे इंडिया चाइना वाली बात चल रही है, उससे रिलेटेड है। RM है इनका नाम। ये लिखते हैं कि आप जो है इंडियन मोबाइल ब्रांड्स के ऊपर क्या वीडियो बना सकते हैं कि कौन से बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स है रेडमी, रियलमी इस टाइप के फ़ोन्स के लिए, जो लोग जो है आईफोन और सैमसंग के फ़ोन्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग जो है ये इंडियन ब्रांड्स को खरीद सकते हैं चाइनीज़ फ़ोन के सामने। और ये जो है इंडियन कंपनीज़ को भी मोटिवेट करेगा और वो लोग भी जो है स्टार्ट करेंगे अच्छे फ़ोन्स बनाना। देखिए, हम सब चाहते हैं कि हमारा जो कंट्री है उसमें जो बिजनेसेस है वो आगे बढ़े और जो मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ है वो भी अच्छी निकल के आए। ऑब्वियसली अगर हमारे कंट्री का जो फ़ोन होगा, जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, अगर वो एट पार रहा चाइनीज़ मोबाइल से, तो डेफिनेटली वो लेना कोई भी चाहेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे इंडियन ब्रांड्स है मोबाइल फ़ोन के, चाहे वो माइक्रोमैक्स हो या फिर कोई और हो, वो लोगों ने आज तक जो किया है वो ये किया है कि चाइनीज़ फ़ोन को लेकर रीब्रांडिंग करके, यानी कि आईपैड है, इसको अगर मैं लगा दूं पीछे माइक्रोमैक्स, तो ये बन गया माइक्रोमैक्स का आईपैड। अभी इन्होंने यही चीज़ की आज तक कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को रीब्रांड करके इंडिया में मेड इन इंडिया या फिर उस टाइप का नाम देकर उन्होंने बेचा है। तो ये जो है बहुत ही बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। और ये जो प्रोडक्ट्स है इनके, ये बहुत ही सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ये किसी को रेकमेंड करने के लायक नहीं है। देखिए, इंडियन कंपनीज़ को हमको सपोर्ट करना है, आंख बंद करके सपोर्ट करना है, लेकिन जहाँ पे हमारे खुद के हार्ड अर्नड मनी को स्पेंड करने की बात आती है, तब हमको सोच समझ के भी स्पेंड करना पड़ेगा। अगर मुझे मेरी मदर को या फादर को एक फ़ोन दिलाना है, तो ऐसा फ़ोन ही दिलाऊंगा मैं जो ठीक से चले, वरना गाली तो बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से मुझे पड़ने वाली है। और मैं खुद भी अगर लूँगा और वो चीज़ अगर मेरे डे टू डे लाइफ का या मेरी प्रोडक्टिविटी का या कोई भी काम मैं कर रहा हूँ उसका एक्सपीरियंस अगर ख़राब करती है, तो डेफिनेटली ना मैं खुद वो प्रोडक्ट लेना चाहूँगा, ना किसी को रेकमेंड करना चाहूँगा। तो ये हाई टाइम है और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे खुली है इंडियन कंपनीज़ के लिए कि वो सामने आए और बहुत अच्छे जो प्रोडक्ट्स निकाले। एटलीस्ट जो चाइनीज़ कंपनी के फ़ोन्स है उनके लेवल के भी अगर निकाल दे, तो इंडियन पब्लिक बैठी है उनके लिए जो है स्पेंड करने के लिए, वो चीज़ें खरीदने के लिए। अभी कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसको मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ या अपने व्यूअर्स को रेकमेंड कर सकता हूँ या उस पर वीडियो भी बना सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है DC21 का। बोलते हैं टेक्निकल ज्ञान नाम का कोई चैनल है, आई रियली डोंट नो अबाउट दैट। और उन्होंने वीडियो में आईफोन्स के प्रॉब्लम बताए हैं और बोले हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन इनको सिर्फ लाइटनिंग केबल वाली बात जो है उससे वो सहमत है, और बाकी जो भी प्रॉब्लम्स उन्होंने बताए हैं वो पूरा झूठ था। लेकिन कमेंट सेक्शन में बहुत लोग ऐसे लिख रहे हैं कि यार आपने बचा लिया हमको और आईफोन हम लेने वाले थे, अभी कभी नहीं लेंगे। तो इनके बारे में आपको क्या बोलना है? देखिए, ये जो यूट्यूबर्स होते हैं जो इस टाइप के बुराई की वीडियोस बनाते हैं, लेकिन जब आप देखते हो, देखिए बुराई की वीडियोस बनाइए, नो प्रॉब्लम, क्रिटिसाइज करने के लायक होती है बहुत सारी चीज़ें। अगर आईफोन 11 में जो जिस क्रिटिसिज्म के लायक है उसको क्रिटिसाइज कीजिए, मैकबुक में क्रिटिसिज्म के लायक है उसको आप क्रिटिसाइज कीजिए, डेफिनेटली कीजिए। लेकिन वहां पे अगर आप मनगढ़ंत बातें बनाकर बोलेंगे लोगों को, तो वहां पे क्या होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने जो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं या जो व्यूअर्स है उसमें से मैक्सिमम लोग 90% 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने आईफोन कभी हाथ में लिया नहीं है। उनके दिमाग में जो है गलत चीज़ें चली जाती है। तो मैं ऐसे यूट्यूबर्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी अगर अच्छी टेक्नोलॉजी है, अगर आप इसके बारे में कमियां बता रहे हो, उसके साथ अच्छाई भी अगर आप बताओ, तो जो आपके व्यूअर्स हैं उनको समझ में आ जाएगा। एंड्रॉइड हर एक ने यूज़ किया है, पता है एंड्रॉइड कैसा है। लेकिन अगर आप ऐसी टाइप की बातें करेंगे कि आईफोन में अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो आपको क्रेडिट कार्ड डालना पड़ेगा, डेबिट कार्ड डालना पड़ेगा, उसके बिना एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होगा, तो ये सब बातें जो है कंप्लीटली झूठी है। ऐसे बातों से बचना चाहिए। और मैं व्यूअर्स को भी बोलूंगा कि अगर आप ऐसी कहीं पे चीज़ देखते हो तो उसको शेयर करके और मत फैलाइए,
वहां पे कमेंट कीजिए कि आप जो बता रहे हैं उसमें ये पॉइंट गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एप्पल लवर का। ये बोलते हैं कि एप्पल जो है अपने ए सीरीज के चिपसेट क्यों इस्तेमाल नहीं करता है मैकबुक के अंदर, कंसिडरिंग दे आर वेरी पावरफुल, और मोबाइल चिपसेट जो है बहुत ज्यादा बेटर है ये एप्पल के ए सीरीज वाले, तो यहाँ पे मैकबुक में क्यों नहीं देता। मैकबुक में एप्पल देता है इंटेल का, और आप जानते ही होंगे कि WWDC में एप्पल जो है अपने आर्म बेस्ड चिपसेट वाले मैकबुक्स जो फ्यूचर में आने वाले हैं उसको करने वाला है अनाउंस। अभी लॉन्च नहीं करने वाला, कुछ नहीं करना, लेकिन अनाउंसमेंट करने वाला है कि अब जो है इस ट्रैक पे हम लोग चलने वाले हैं और इंटेल को बाय बाय बोलने वाला है। अगर यहाँ पे एप्पल अपने खुद के चिपसेट लेके आता है तो ये ब्लेजिंगली फास्ट हो जाएगा मैकबुक। अभी तक इंटेल के यूज करा था, लेकिन आर्म बेस्ड चिपसेट अगर आते हैं आईपैड और आईफोन जितना, तो इतना ज्यादा फास्ट हो जाएगा मैकबुक के कोई भी विंडोज का लैपटॉप या पुराने मैकबुक जो है उसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन है जो कि अभी होने वाला है, लेकिन ये ट्रांजिशन इंस्टेंट नहीं होगा क्योंकि ये चीज कोई खिलौना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जो है प्रोफेशनल चीज़ है और काफ़ी महंगी चीज़ है जिसको एकदम अच्छे तरीके से तैयार करके ही लोगों को दिया जाना चाहता है। जल्दबाजी में आपने देखा होगा बहुत सारे कंपनी ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकाले, लेकिन बाद में जो है यूज़र का एक्सपीरियंस खराब होता है। एप्पल यूज़र का एक्सपीरियंस खराब करना कभी नहीं चाहता, होता तो ज़रूर है कुछ ना कुछ चीज़ों में क्योंकि ये होती है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, लेकिन यहाँ पे जो है अच्छी चीज़ निकालने के लिए वक्त भी जो है ज़्यादा लगता है। अगला क्वेश्चन है रोहित गुप्ता का। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है जिन्होंने HDFC बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से नो कॉस्ट EMI या फिर कैशबैक ऑफर के जरिए से फोन वगैरह लिया था। तो इन्होंने पूछा है यहाँ पे कि इन्होंने 21 फरवरी 2020 को फोन लिया था और अभी तक इनका कैशबैक नहीं आया 6,000 रुपए वाला। देखिए सबसे पहली बात, कैशबैक के लिए जो टाइम लिमिट है वो है 120 डेज। तो 120 डेज होने के बाद 4 महीने गुजरने के बाद जो है आपको कैशबैक मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो जाके आपका बैंक स्टेटमेंट जो है, आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का जो स्टेटमेंट है उसको चेक कीजिए, बैंक स्टेटमेंट। क्योंकि जब मैंने चेक किया, जब मैंने आईफोन 11 लिया था तो वही कैशबैक की स्कीम में लिया था, तो मुझे 6,000 रुपए का कैशबैक आना था वो नहीं आया। लेकिन जब मैंने EMI कैलकुलेट किया, जो कट हुआ है, जो बैंक अकाउंट से डिडक्ट हुआ है, उसके अंदर जो EMI कट होना था उससे 1,000 कम कट हुआ। तो 6 महीने के अंदर 6,000 रुपए का कैशबैक मुझे इस तरीके से मिला है। एक बार आप अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो है ठीक से पढ़िए। अगला क्वेश्चन है निखिल चौकसी का। बोलते हैं जॉन प्रॉसन ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि सैमसंग और LG के OLED जो है वो आईफोन 12 के लिए आने वाले हैं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। BOE को बोला है, तो क्या आईफोन 12 में BOE के डिस्प्ले नहीं आएंगे? हाँ बिल्कुल, BOE के डिस्प्ले जो है मोस्ट प्रोबेबली आईफोन 12 सीरीज में नहीं आएंगे जो आने वाले थे, जिसकी वजह से एप्पल जो है वो कॉस्ट रिड्यूस कर पा सकता था, लेकिन अभी नहीं आएंगे क्योंकि उसका जो क्वालिटी है वो एप्पल के स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं किया है। तो वहां पे उन्होंने जो है उसको रिजेक्ट किया है। अब जब लॉन्च होगा तभी हमको एग्जैक्टली पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए जो है सैमसंग और LG के OLED ही आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमाद वोरा का। इनके पास एक विंडोज का लैपटॉप है, ये कंफ्यूज है मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो के बीच में। बोल रहे हैं कि विंडोज पीसी में इंटेल का i3 प्रोसेसर है, लेकिन बहुत ज़्यादा लैग करता है, बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है। तो क्या मैकबुक एयर 2020 जिसके अंदर i3 प्रोसेसर आता है वो भी वैसे ही स्लो चलेगा, वैसे ही लैग करेगा? अगर नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, दोनों का प्रोसेसर तो सेम है। इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो लाइट गेमिंग है, ऑनलाइन क्लासेस है, ईमेल्स है, मीडिया कंजम्पशन है और लाइट वीडियो एडिटिंग है। ये यूट्यूबर नहीं है लेकिन वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं। या फिर इनको जो है i5 वाला मैकबुक एयर लेना चाहिए या फिर प्रो लेना चाहिए, बहुत कंफ्यूज है, या फिर iPad प्रो लेना चाहिए। देखिए आपका जो काम है उसके लिए जो बेस्ट चीज आप ले सकते हो, जो भी आपने रिक्वायरमेंट बताई, वो है iPad प्रो 2020 या फिर 2018। उसके बाद एप्पल पेंसिल, और आपको कीबोर्ड लेना है तो एप्पल का स्मार्ट कीबोर्ड ले सकते हो। जो नया मैजिक कीबोर्ड महंगा वाला है वो लेने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो टास्क है, आपका जो बेसिक काम है वो सब iPad प्रो में हो जाएगा और गेमिंग भी आप बहुत अच्छे से उसमें कर पाएंगे। मैकबुक या विंडोज पीसी जो आपके पास है पुराना वाला सस्ता वाला, उसके मुकाबले काफ़ी बेहतर रहेगा और आपका सारा काम हो जाएगा। अगर आपको मैकबुक लेना ही है, लैपटॉप ही लेना है, तो मैकबुक एयर i3 वाला आप लेंगे तो बिल्कुल भी लैग नहीं करेगा, क्योंकि आपका विंडोज लैपटॉप में एक तो i3 होगा बहुत पुराने जनरेशन का, और मैकबुक के अंदर जो मैक OS आता है वो एप्पल का खुद का OS है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज्ड होता है। जैसे आईफोन का iOS और iPad का iOS, वैसे ही मैक OS भी बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज होता है, तो वो भी कम स्पेसिफिकेशंस के साथ भी लैग वगैरह नहीं करेगा विंडोज की मशीन जैसा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अभिनव गुप्ता का। ये बोलते हैं कि आपका मैकबुक प्रो 13 इंच वाला रिव्यू देखा मैंने और इसके बारे में एक्सपीरियंस बताइए। नो कॉस्ट EMI ऑप्शन के बारे में उन्होंने सुना है कि GST जो है इंटरेस्ट के ऊपर भी लेवी किया जाता है और उनका क्रेडिट कार्ड जो है उसमें सफिशिएंट लिमिट नहीं है सिंगल स्वाइप के लिए। देखिए आप जब नो कॉस्ट EMI लेते हैं तो उसके अंदर जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपके मैकबुक का, उसके अंदर जो कैशबैक वाला अमाउंट है उतना रिड्यूस कर देते हैं, उसके बाद जो है इंटरेस्ट वाला अमाउंट रिड्यूस कर देते हैं, और फिर जो अमाउंट आता है उसको प्रिंसिपल अमाउंट बना के आपको जो है EMI का ऑप्शन दिया जाता है। और वो जो EMI कट होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ज़्यादा कट हो रहा है जितना होना चाहिए था, लेकिन ओवरऑल मिलाकर जो है वो आपको कैशबैक और नो कॉस्ट EMI ही पड़ता है। आप जाके अपने एप्पल स्टोर वालों से जाकर डिस्कस कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें ठीक से समझ में आ जाएगी। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है तो
रही बात क्रेडिट कार्ड में सिंगल स्वाइप की लिमिट नहीं है, तो आप आराम से नो कॉस्ट ईएमआई जो है करवा सकते हैं और फिर नो कॉस्ट ईएमआई हो जाएगा, तो ये जो प्रॉब्लम है आपका सब सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फरमान का, ये बोलते मेरा यूट्यूब चैनल है धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, iOS टिप्स एंड गेमिंग के लिए बनाता हूँ, एडिटिंग के लिए मुझे आईपैड लेना चाहिए या विंडोज का लैपटॉप लेना चाहिए। कभी भी अगर आपका बजट रेस्ट्रिक्टेड है तो आप आईपैड ही लो, विंडोज का लैपटॉप मत लो। आईपैड के अंदर अगर आप 10 मिनट का वीडियो बनाते हो तो 2 मिनट 3 मिनट के अंदर रेंडर हो जाता है, फुल एचडी वीडियो की मैं बात कर रहा हूं। अगर विंडोज का लैपटॉप सेम प्राइसिंग वाला अगर आप लेते हो और प्रीमियर प्रो में उसमें एडिट करते हो अपना वीडियो, तो आपको लगेंगे 10 मिनट 20 मिनट, उससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है। तो बेटर है कि आईपैड ले लो, चाहे मिनी ले लो, चाहे एयर ले लो, आपका काम जो है बहुत फास्ट हो जाएगा उससे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शेख हुसैन का, इन्होंने बहुत अच्छी तारीफ की है, बातें की है, दुआ की है, खुश है ये मेरे से, तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और बहुत लोग जो कमेंट करते हैं, जो अच्छे कमेंट करते हैं, वो लोग सच में उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि उससे जो है मुझे भी देखकर काफी अच्छा लगता है। मेहनत करने के बाद जो अच्छे कमेंट्स देखते हैं तो हमको भी जो है अच्छा फील होता है, आखिर हम भी जो है इंसान है, और गाली गलौज वाले कमेंट देखने के बाद हमको भी बुरा लगता है। तो ये पूछ रहे हैं कि यूट्यूब पे कितना वक्त देते हो, पबजी के लिए कितना वक्त निकालते हो, कुछ और काम करते हो कि नहीं। मैं चाहता हूं कि एप्पल जो है आपको फ्री में यूनिट्स भेजे इंडिया के अंदर, आप इतने लेवल पे जाए। देखिए YouTube के लिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम निकालता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम मुझे डेडिकेट करना पड़ता है, स्पेशली जो संडे Q&A होता है उसमें सुबह से लेकर रात तक मैं मेहनत करता हूँ, और मुझे लेट इसलिए होता है संडे Q&A अपलोड करने के लिए दूसरे यूट्यूब चैनल के मुकाबले, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में जो लोग कमेंट करते हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं, उनका जवाब भी देना चाहता हूँ। मैं उनको नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं खुद को ऊंचा नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इस वजह से मैं लेट आपको जो है संडे Q&A दे पाता हूँ। रही बात पबजी के लिए कितना टाइम निकालता हूँ, पबजी मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए खेलता हूँ। जब भी मुझे बीच में ब्रेक मिलता है, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार काम से थक गया हूँ, थोड़ा मुझे माइंड रिफ्रेश करना है, तो छोटा मोटा जो मैच होता है उसके अंदर, पबजी के अंदर जो आर्केड वाला ऑप्शन दिया हुआ है जिसके अंदर आपको वो टीम मैच वगैरह देखने को मिलता है, बस वही खेलता हूँ मैं। फुल मैच क्लासिक मैच में खेलता नहीं, थोड़ा टाइम निकाल लिया गेमिंग के लिए, वो रिफ्रेश हो गए, उसको कोई एडिक्शन नहीं है मेरा, और अपने काम में वापस लग गए। तो प्रोडक्टिव होना बहुत जरूरी है, कोई भी काम करेंगे तो आपको काम पे जो है ध्यान पूरी तरह से देना बहुत जरूरी है। और रही बात यूट्यूब के अलावा, तो मेरा फैमिली का बिजनेस है, फैमिली का बिजनेस में भी ध्यान देना पड़ता है, लेकिन यूट्यूब पे भी जो है मैं 50% ध्यान देता हूँ, उस बिजनेस में 50% ध्यान देता हूँ, उधर इतना ध्यान भी मैं नहीं दे पाता हूँ यूट्यूब की वजह से। रही बात एप्पल ने फ्री प्रोडक्ट्स देना चाहिए, रिव्यू के लिए देना चाहिए, देखिए वो चीज़ मेरे लिए एक खुशी की बात होगी कि हाँ एप्पल दे रहा है फ्री प्रोडक्ट्स, लेकिन मुझे उसका कोई एक्चुअल बेनिफिट नहीं है। उसका रीज़न मैं आपको ये बताता हूँ कि एप्पल जब फ्री यूनिट्स देता है रिव्यू के लिए तो उसको वापस भी ले लेता है, और जो टाइम के लिए यूनिट्स हमको मिलते हैं वो टाइम मुझे ऐसा लगता है कि इट इज नॉट सफिशिएंट टू डू द फुल रिव्यू। अभी देखिए मेरे पास मैकबुक प्रो आ गया, कितने दिन हो गए, चाहिए तो अगले दिन मैं उसका फुल रिव्यू बना के आपको बता देता था, लेकिन मुझे एक्चुअल में उसको यूज़ करना था, अपनी ज़िंदगी में लाना था, किस तरीके से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ वो सारी कहानी बनाकर आपको बताने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे आईफोन ऐसी लेके कितना टाइम हो गया, अभी तक मैंने बहुत सारे उसके स्पीड टेस्ट किया, कैमरा कंपैरिजन किया, लेकिन आप लोग को जो उसका फुल रिव्यू नहीं दिया, जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ कल से, आज भी उस पर वर्क किया, कल भी करूंगा, और शायद कल या परसों उसका वीडियो आपको दे पाऊंगा। तो काफी टाइम लगता है वीडियोस बनाने के लिए, और जो रिव्यू यूनिट्स होते हैं ये आते हैं और फिर उनको वापस देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एवरीथिंग विद अनिरुद्ध का, ये बोलते हैं इंडिया में स्कूल्स और कॉलेज जो है उनके अंदर आईपैड्स और एप्पल पेंसिल वगैरह इस्तेमाल करने देना चाहिए, तो उसमें जो है उनका सपना सच हो जाएगा। देखिए प्रॉब्लम क्या है हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ कि हम जल्दी जो है अडेप्ट नहीं करते सिचुएशन के साथ, मतलब दुनिया कहीं और जा रही है, हम कहीं और जा रहे हैं, ऐसा हिसाब हो गया। मेरे स्कूल में जब मैं था तब वो टाइम पे एकेडमिक्स पे, पढ़ाई पे जो है ज़्यादा तवज्जो दिया जाता था, ध्यान दिया जाता कि वहाँ पे ज़्यादा आप कॉन्सेंट्रेट करो, स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता उस टाइम पे। लेकिन जब हम बड़े होते गए तो क्रिकेट एज अ वेरी बिग स्पोर्ट जो है वो सामने निकल के आया, और दूसरे स्पोर्ट्समैन भी काफ़ी अच्छा जो करने लगे, इंडिया का नाम रोशन करने लगे, खुद का नाम रोशन करने लगे, और अच्छा खासा पैसा बनने लगे। तो अभी एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स पे एम्फेसिस दिया जाता है, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है इस पे अभी भी एम्फेसिस नहीं है। अभी मैंने अपने स्कूल का एक फंक्शन, जिस स्कूल में मैं बचपन में पढ़ता था, उसका अटेंड किया, तो वहाँ पे जो चीफ गेस्ट आया हुआ था वो बच्चों को बोल रहा है, वो पेरेंट्स को बोल रहा है कि अपने बच्चों को आईपैड और मोबाइल फ़ोन इन सब चीज़ों से दूर रखो, ये सब टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें दूर रखो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए बच्चों ने, और सिर्फ जो है क्रिकेट खेलना चाहिए या स्पोर्ट्स खेलना। तो मुझे ये चीज़ जो है इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हम लोग सब टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, और टेक्नोलॉजी अगर बच्चे अपनी ज़िंदगी में नहीं लेके आएंगे, कोडिंग नहीं सीखेंगे, प्रोग्रामिंग नहीं सीखेंगे, दुनिया भर की चीज़ें नहीं करना सीखेंगे, तो फ्यूचर में वो आगे जाके क्या करेंगे। सिर्फ स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स दो ही चीज़ नहीं है, दुनिया भर की चीज़ें हैं जो बच्चों को बड़े होकर करना चाहिए। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंज आने की बहुत जरूरत है। अगला क्वेश्चन है प्रेम यतन का, ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को आती है और ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बताना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, इनके पास है आईफोन से, इनके बहन के पास है, और उसमें वॉइस कॉल बराबर चल रहे हैं, उसके अंदर व्हाट्सएप के ऑडियो कॉल्स बराबर चल रहे हैं, लेकिन जब वीडियो कॉल करते हैं तो आवाज़ सामने वाले को नहीं जाती। उसका रीज़न ये है कि जो आपका आईफोन होता है, जब आप उस पर करते हो वीडियो कॉल, तो जो फ्रंट फेसिंग कैमरा होता है उसके बाजू में जो माइक होता है
उससे आपकी वॉइस सामने वाले को जाती है जब आप वीडियो कॉल करते हो तब। इसके लिए आपका जो माइक है वो खराब हो चुका है, अगर आप माइक को चेंज कर देंगे तो आपका वॉइस शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विक्की आइसक्रीम वाला का, बोल रहे easyphones.com नाम का एक जो स्पैम वाला ऐड चल रहा है यूट्यूब के ऊपर ही, उसमें जो है झूठे झूठे प्राइसेस दिए हुए हैं और Realme X2 Pro और जैसे महंगे दूसरे फोन्स है उनका प्राइस सिर्फ 4000 3000 बता रहा है, तो इसके बारे में अवेयर कीजिए। तो बी बॉम जो चैनल है और टेक्निकल गुरुजी इन्होंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया, जाके आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और कभी भी मैं पहले से आपको बोलता हूँ कि कोई भी चीज टू गुड टू बी ट्रू जो है, जो प्राइस फेक लग रहा है आपको कि सच कैसे हो सकता है या बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, उसके लिए मत जाइए, उसमें आपको धोखा ही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सचिन कुमार का, ये बोलते हैं मुझे एक लैपटॉप या मैकबुक लेना है स्टडी पर्पस के लिए, 60,000 रुपए का इनका बजट है, क्या मुझे लैपटॉप लेना चाहिए, क्या मुझे मैकबुक लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो कौन सा मेरे लिए बेटर होगा लॉन्ग टर्म में, और क्या मुझे मी नोटबुक होराइजन एडिशन के लिए जाना चाहिए। मैंने आपका संडे की मैंने देखा कि उसका प्रोसेसिंग पावर लो है तो मैं कंफ्यूज हो गया हूं। देखिए आपको 60,000 के बजट में एक अच्छे विंडोज लैपटॉप के लिए जाना चाहिए, क्योंकि आपको स्टडी पर्पज है और अच्छे विंडोज लैपटॉप में आपका स्टडी पर्पज जो है वो पूरा हो जाएगा। और 60,000 रुपए एक अच्छा बजट है विंडोज लैपटॉप लेने के लिए, आपका स्टडी पर्पज पूरा कर देगा। मैकबुक क्या है, थोड़े महंगे आते हैं, 60,000 रुपए में आपको मैकबुक एयर पुराना वाला 2017 का मिलेगा, जो कि मैं इतना रेकमेंड नहीं करता अगर आप मैक ओएस की तरफ इंक्लाइंड नहीं है बहुत ज्यादा। तो अगर इंक्लाइंड है बहुत अच्छा है, मेरी सिस्टर, खुद की सिस्टर भी आज भी मैकबुक एयर 2017 वाला यूज कर रही है और बहुत अच्छा प्रोडक्टिव टास्क कर रही है, उसके लिए वो बहुत अच्छा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसका जो टास्क है वो इतना हैवी नहीं है। लेकिन अगर आप विंडोज की मशीन लेंगे तो भी अच्छा है। रही बात मी नोटबुक की, तो मी नोटबुक से हाथ जोड़ के बोलता हूं दूर रहिए, आगे जाके जो है आपको खून के आंसू रुलाएगा वो नोटबुक। अभी ये नया एंट्री है Xiaomi का लैपटॉप के सेगमेंट में इंडिया के अंदर, और 100% इसके अंदर जो है प्रॉब्लम्स आने ही वाले। और उसके जो स्पेसिफिकेशन आपको दिख रहे हैं कि i5 प्रोसेसर दे दिया, i7 दे दिया, वो कौन सा प्रोसेसर है जाके आप देखो और उसके अंदर किस टाइप का हार्डवेयर यूज किया हुआ है, देखिए आपको खुद ब खुद सारी चीज समझ में आ जाएगी। पेड रिव्यूज के ऊपर ध्यान मत दीजिए। C4 E-Tech जो चैनल है, इंग्लिश में बनाते हैं वीडियोस, चेन्नई वाले हैं, उनका जाके वीडियो देखिए, उन्होंने बताया कि ट्रैक पैड की क्वालिटी कितनी खराब है और दूसरी बहुत सारी जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी उन्होंने बताया, तो आप चेकआउट कीजिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। और रही बात आपको 60,000 रुपए का विंडोज लैपटॉप लेना है तो डेल या एचपी में से किसी का ले लीजिए। मेरे पास जो लैपटॉप है काफी साल से चल रहा है, वो डेल का विंडोज लैपटॉप है। लक्ष्य पूछते हैं कि आईफोन SE वर्सेस OnePlus 7T में एक रीजन ऐसा बताइए जिसके लिए मैं आईफोन SE ना लूं और OnePlus 7T ले लूं। अगर आप OnePlus 7T को आईफोन SE के सामने कंसिडर कर रहे हो, अगर आप एक एंड्रॉइड फोन को आईफोन के सामने कर रहे हो कंसिडर, तो आपको एंड्रॉइड फोन के लिए जाना चाहिए। जो लोग एकदम डाई हार्ड फैन है, जो लोगों को एप्पल के इकोसिस्टम में रहना है, जिन लोगों को आईफोन के सिवा कोई फोन नहीं जमता है, वो लोग ने आईफोन SE के लिए जाना चाहिए। और सबसे बड़ा रीजन OnePlus 7T के लिए जाने के लिए ये है कि उसका डिस्प्ले बड़ा है। अगर आपको बड़े डिस्प्ले की आदत है, अगर आप एंड्रॉइड से आ रहे हो तो आपको आईफोन SE शायद पसंद नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है स्वर्णवा दास का, ये बोलते हैं आईफोन्स के पीछे दुम दबा के भागने से अच्छा है कि सारे फोन्स के रिव्यू कीजिए। देखिए आपके ओपिनियन की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने बोला दुम दबा के भागने की बात। थोड़े दिन पहले मैं आपको जो ऑनेस्टली वो बताता हूँ, एक कंपनी के PR का फोन आया, एक बड़ी जो है जानी मानी एंड्रॉइड फोन की कंपनी है जो कि बजट फोन्स बनाती है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, किसी के बारे में ऐसा जो है नाम लेके बोलना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने मुझे जो है एक ऑफर दिया कि हमारा एक नया फोन आया है, आप उसका रिव्यू कीजिए। मैंने उनको पूछा, और ऑब्वियसली बात है कि वो मुझे पैसा भी दे रहे थे, ना सिर्फ रिव्यू के लिए फोन, रिव्यू यूनिट भी मेरे पास रहता और हमेशा मैं उसको यूज कर सकता, किसी को दे सकता, आपको गिव अवे कर सकता, साथ साथ वो मुझे अच्छे खासे पैसे भी ऑफर कर रहे थे। तो मैंने उनको ये पूछा कि अगर मैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू करूंगा तो क्या आप मुझे इसके प्रोस एज वेल एज कॉन्स बताने का मौका देंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव रिव्यू चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा रिव्यू चाहिए, इस प्रोडक्ट के बारे में आपको सिर्फ अच्छे फीचर्स ही बताना है, चाहे आप सिर्फ एक ही वीडियो बनाइए अनबॉक्सिंग वाला। तो मैंने उनको साफ तौर पे मना कर दिया। मैंने बोला कि मैं ये चीज़ नहीं करना चाहूँगा, अगर आप मुझे रिव्यू के लिए यूनिट देते हो तो मुझे उसकी तारीफ और बुराई करने का मौका जो है इक्वल मिलना चाहिए। तो उन्होंने पूछा क्या हमारे जो फोन्स है वो ख़राब है, आपको हमारे फोन्स ख़राब लगते हैं, क्या आप सिर्फ एप्पल का ही क्यों करते हैं, हमारा क्यों नहीं करना चाहते। तो मैंने उनको बोला कि जो मेरी ऑडियंस है वो करती है मेरे पे ट्रस्ट। अगर मैं उनको बोलूँगा कि ये फ़ोन अच्छा है, बहुत अच्छा है, सिर्फ तारीफ ही करता चला जाऊँगा, तो उनमें से कुछ ना कुछ बंदे जाकर जो है वो फ़ोन खरीदेंगे और अगले दिन वो लोग पछताएंगे और उनका मेरे पे से जो ट्रस्ट है वो भी जो है उठ जाएगा। तो मैं नहीं करना चाहता, आपका ऑफर नहीं लेना चाहता और वो फोन का रिव्यू जो है मैं आपका नहीं करना चाहता। तो यही रीजन है कि मैं आईफोन के पीछे दुम दबा के भाग रहा हूं। अगला क्वेश्चन है समीन का, ये जो इनका क्वेश्चन है उसका मेन पार्ट में बोलता हूं आपको कि मैकबुक के अंदर जो है वीडियो रेंडरिंग फास्ट कैसे हो जाती है विंडोज लैपटॉप से, जबकि प्रोसेसर दोनों के अंदर इंटेल का और सेम प्रोसेसर होता है तब भी, क्योंकि मैकबुक के अंदर जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज होता है उसका नाम है फाइनल कट प्रो। प्रीमियर प्रो भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन प्रीमियर प्रो यूज करेंगे तो विंडोज लैपटॉप से भी स्लो रेंडर करेगा आपका मैकबुक। लेकिन अगर आप यूज करते हो फाइनल कट प्रो, जो कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स यूज करते हैं,
तो रेंडरिंग बहुत ज़्यादा फास्ट रहती है, क्योंकि फाइनल कट प्रो जो है एप्पल का खुद का सॉफ्टवेयर है, और जब खुद के सॉफ्टवेयर की, खुद के हार्डवेयर की बात आती है तो एप्पल उसमें किंग है ऑप्टिमाइजेशन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मुसाब शेख का। ये बोलते हैं मैं टेलरिंग का काम करता हूं, टेलर हूं, क्या मुझे एक iPad mini 5 की वजह से किसी तरह की हेल्प हो सकती है, अगर हाँ तो कैसे बताइए। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा कि किस तरीके से एक टेलर, मैं नहीं बोलता कि काम छोटा बड़ा पैसे वाला गरीब उसकी बात नहीं है, कि एक टेलर है, उनका काम है क्रिएटिव वर्क का, हाथ से सिलाई करते होंगे, मशीन से करते होंगे, उनके पास एम्प्लॉयज होंगे, लेकिन उनकी सोच जो है टेक्नोलॉजी को अपने काम में लेके आने की है। ये क्वेश्चन जो है इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इसको लेके आया हूं। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपका टेलरिंग काम में, अगर आप करते हो क्रिएटिव वर्क, जैसे आप फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हो, आप नए नए कपड़े, कुर्ते होंगे या ड्रेसेस होंगे लेडीज के, आप उसको डिजाइन करना चाहते हो, तब जाकर आपको एक iPad जो है बहुत हेल्पफुल रह सकता है। अगर आप उसके अंदर एक एप्पल पेंसिल लेते हो और उसके अंदर आप करते हो डिजाइनिंग, जो नोट्स ऐप है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे अच्छे अच्छे एप्लीकेशन है उसमें आप कर सकते हो, तब जाके जो है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन मिनी 5 मत लीजिए, या तो 7 जनरेशन लीजिए या फिर एयर 3 जो आता है वो लीजिए, क्योंकि आपको एक बड़ा डिस्प्ले लगेगा उसके लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रतीक का। ये बोलते हैं आप जो है सही इंफॉर्मेशन देते हैं, मेरा ओपिनियन है कि एक स्टूडेंट को एक iPad, एप्पल पेंसिल और कोई भी एंड्रॉइड फोन और एवरेज लैपटॉप ले लेना चाहिए, क्योंकि एप्पल प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन कॉस्ट उनके साथ जो एसोसिएटेड है एप्पल इकोसिस्टम का वो बहुत ज्यादा है। मेरे फैमिली इनकम 35 लाख पर एनम है पूरे साल की इनकम, लेकिन मेरे लिए भी जो है मुझे एप्पल प्रोडक्ट्स अनअफोर्डेबल लगते हैं। देखिए अनअफोर्डेबल इसलिए लगते हैं क्योंकि एक्चुअल में आपको उसकी जरूरत नहीं है, अगर आपको उसकी जरूरत होगी और उससे आप काम निकाल रहे हो तब आपको जो है वो अफोर्डेबल लगते हैं। अब एप्पल ने 40 लाख का भी कंप्यूटर निकाला है, 50 लाख का भी निकाला है, लोग वो चीज लेते हैं क्योंकि वो एक महीने में ही उनका पैसा जो है कवर हो जाएगा। अगर मैं भी 1.25 लाख का लैपटॉप ले रहा हूं तो मुझे मालूम है कि किस तरीके से उसका पैसा वसूल करना है। जो लोगों को वो प्रोडक्ट्स के साथ कोई काम नहीं है, उससे वो पैसा नहीं कमाने वाले, कोई प्रोडक्टिव टास्क नहीं करने वाले, कोई यूज नहीं, सिर्फ शो ऑफ के लिए लेते हैं, उनके लिए वो प्रोडक्ट जो है अनअफोर्डेबल है। अगर आपकी फैमिली की इनकम 35 लाख रुपए भी है, लेकिन अगर आपके लिए वो प्रोडक्ट कुछ काम का नहीं है, तब वो प्रोडक्ट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं है। वरना एक इंसान जो अच्छा खासा पैसा बनाता है एक प्रोडक्ट के साथ, उसके लिए अगर 10 लाख का भी वो प्रोडक्ट हो और वो पैसा वो आधे महीने में बनाता है तो कोई बड़ी बात नहीं, वो अफोर्डेबल ही है उसके लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आर्टिस्टिक वर्ल्ड का। इनको एक iPad चाहिए स्केचिंग के लिए, डिजिटल आर्ट वगैरह का काम करते हैं, तो आपको iPad Air 3 लेना चाहिए, क्योंकि उसका कैनवस है बड़ा और उसका जो डिस्प्ले है वो ग्लास के साथ है, लैमिनेटेड। iPad 7 जनरेशन या 6 जनरेशन अगर आप लेंगे पैसे बच जाएगा, लेकिन वहां पे जो डिस्प्ले और ग्लास जो है उसके बीच में एक एयर गैप है जो आपका स्केचिंग का एक्सपीरियंस को खराब करेगा। अगला क्वेश्चन है सैम का। ये बोलते हैं फॉरेन कंट्रीज में नेटवर्क प्रोवाइडर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आईफोन या फ्लैगशिप फोन्स दूसरे देते हैं, इंडिया में ऐसा क्यों नहीं? देखिए इंडिया में भी ऐसा इन्होंने लेके आया, लेकिन जो ऑफर लेके आए एयरटेल ने, वोडाफोन ने, वो इतने अच्छे नहीं थे। इनफैक्ट आप अगर डायरेक्ट जाके लेते हो फोन या EMI पे लेते हो उससे महंगा पड़ जाता था उनके जरिए से वो फोन्स को लेना। तो ये एक रीजन है कि यहाँ पे वो चीज चलती नहीं है, वो लोग करने की कोशिश की लेकिन ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया। दूसरा रीजन ये भी है दोस्तों कि इंडिया के अंदर बहुत सारे कंपनीज की जो पॉलिसीज है वो फॉरेन कंट्रीज से अलग है। जैसे इंडिया में आप एप्पल का कोई भी फोन लेते हो या प्रोडक्ट लेते हो आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते, उनको वापस अगर कोई खराबी आती नहीं है तो भी, क्योंकि यूएस में, दुबई में, जहां पे भी एप्पल स्टोर है वहां पे आप रिटर्न कर सकते हो। तो इंडिया में ये नहीं है। अमेजॉन पे पहले भी ये पॉलिसी थी कि फोन आप खरीदो, उसको अनबॉक्स करो, यूज करो, अच्छा नहीं लगा तो रिटर्न कर दो, लेकिन इतने ज्यादा लोगों ने रिटर्न किया कि फिर वो लोग ने जो है वो पॉलिसी चेंज कर दी। सेम चीज आईफोन्स अगर आपके खराब हो जाते थे पहले तो एप्पल स्टोर वाले आपको डायरेक्टली स्वैप करके देते थे, लेकिन इंडिया के लिए एप्पल ने पॉलिसी बदल दिया, क्योंकि जो डीलर्स है और जो लोग हैं उनका नेक्सस ने इतने ज्यादा झोल झपाट किया कि अब एप्पल को भी समझ में आ गया कि यहाँ भाई सब झोलर लोग बैठे हुए, तो ये फोन जो है अभी रिपेयर ही होगा, अगर रिपेयर नहीं होता तब जाके हम स्वैप करके देंगे। तो कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार है, अच्छी अच्छी चीजें आती है हम उसको जो है इस तरीके से भगा देते हैं। हमारे इस Q&A का आखिरी क्वेश्चन पूछा है श्रीजन रेड्डी ने। ये बोलते हैं कि रेबल केसेस जो आईफोन के हैं, जो एवरीथिंग एप्पल प्रो ने निकाले हैं, $30 से $40 की केस है, क्या $30 से $40 का केस लेना आईफोन्स के लिए अच्छा है? देखिए रेबल केसेस का मैंने रिव्यू नहीं किया, ना मैंने उसका कोई रिव्यू देखा है, ना उसको यूज करके देखा है, लेकिन एवरीथिंग एप्पल प्रो एक रेप्यूटेड चैनल है, उन्होंने निकाला है तो अच्छे क्वालिटी का केसेस होगा ऐसा मैं सोच सकता हूं, लेकिन जब तक यूज नहीं करूंगा कोई वर्डिक्ट में उस पर दे नहीं सकता, या एटलीस्ट किसी का रिव्यू मुझे देखना पड़ेगा। रही बात $30 से $40 का केस, क्या आईफोन के लिए अच्छा है? बिल्कुल, $30 से $40 एक जो है काफी डिसेंट अमाउंट है जो आप एक केस के लिए पे कर सकते हो। और अगर महंगा आईफोन लेते हो तो एटलीस्ट $30-40 का जो केस होता है 3,000 3,500 के आसपास वाला, वो आपको लेना चाहिए इंश्योरेंस पे पैसा बर्बाद करने से। यहाँ पे जो लॉट का केस है मेरे आईफोन पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका रिव्यू भी मैं कर चुका हूँ, आईफोन ऐसी के लिए भी मैंने जो है वो रखा है, यूज़ कर रहा हूँ मैं, वो भी अराउंड $30 या $40 के है, तो ये काफ़ी अच्छा
प्राइस होता है केस के लिए जो आप पे करते हो उसके लिए। तो यही था दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A, जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैंने देने की कोशिश किया हूं। उम्मीद करता हूं आपको सेटिस्फैक्शन मिला होगा इस Q&A से। आपके दिल में जो भी सवाल है दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और स्टार्टिंग में बताया था आपको डॉक्टर फोन के बारे में, उनका चल रहा है आप लोग के लिए एक सेल जिसका डिस्काउंट कूपन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।